हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का लेक्चर आज हमें पढ़ना है। इसके पहले हम कॉलिजन पढ़ रहे थे। कॉलिजन को हमने लेबोरेटरी फ्रेम से पढ़ा था। अब हम उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसमें क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी जगह तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब देखते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है या उसका जो लीनियर मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, वो जीरो हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर बनते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। मेरे साथ देखते जाइएगा, मेरे साथ जैसे मैं कराऊंगा उसको एक बार कर लेना वापस से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होगा क्या कि जो ऑब्जर्वर है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होगा क्या, जो ऑब्जर्वर है वो जो कोलाइडिंग बॉडीज है, जो भी बॉडी टक्कर करेंगी उनके सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास पर आके बैठ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका पहला केस बनाऊं इलास्टिक कॉलिजन का, इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन का केस बनाता हूं मैं पहला, इलास्टिक कॉलिजन। और इलास्टिक कॉलिजन में भी मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं हेड ऑन कॉलिजन। ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन जिसमें लाइन ऑफ जो मोशन है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है m1 और एक पार्टिकल है m2। तो एक पार्टिकल को लिया मैंने m1, एक पार्टिकल को लिया m2। और ये जो फ्रेम है यहाँ से जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये है लेबोरेटरी फ्रेम। ये कौन सा फ्रेम है? लेबोरेटरी फ्रेम। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर इनका सेंटर ऑफ मास है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ आकर बैठ जाता है तो ये है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वर मूविंग फ्रेम में आके बैठ जाता है तो उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और ऑब्जर्वर रेस्ट से देख रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में बैठा है, तो इसको हम कहेंगे लेबोरेटरी फ्रेम। ये क्या करते हैं? ये कर देंगे कोलाइड, ये करेंगे कोलिजन, और कोलिजन करने के बाद इनकी पोजीशन हो गई ये। मास जो रहेगा, इसका मास है m1, इसका मास होगा m2। और इसकी जो स्पीड है, अब इसको मैं दो तरह से डिफाइन करूंगा वेलोसिटी को। एक करूंगा u1, ये हो गया u2, ये हो जाएगा v1, ये हो जाएगा v2। तो जो मैं u1 u2 लिख रहा हूं, u1 जो है स्पीड या u2 जो स्पीड है, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल्स या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू कौन से फ्रेम? लेबोरेटरी फ्रेम। विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। अब ऑब्जर्वर रेस्ट में है, वहां से देख रहा है तो वहां से उसकी स्पीड है। इसी तरह से v1 और v2 है, वो क्या है? स्पीड आफ्टर कॉलिजन, स्पीड या वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। स्पीड, वेलोसिटी लिख लो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। तो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। और ये भी किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू कौन सा फ्रेम? लेबोरेटरी फ्रेम। लेबोरेटरी फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। ये हमारे पास क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी हो गई, और किस के रेस्पेक्ट में हो गई? लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में हो गई। ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में हो गई? लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में हो गई। अब मैं यहाँ पर दो और वैल्यू मान लेता हूँ। एक मैं मान लेता हूँ u1 प्राइम, एक मैं कंसिडर कर लेता हूँ u2 प्राइम। सिमिलरली यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया v1 प्राइम, और यहाँ पर मैं कंसिडर कर लूंगा v2 प्राइम। तो जो ये u1 प्राइम है और u2 प्राइम है, u1 प्राइम है और u2 प्राइम है, ये क्या होगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। या इसको सी फ्रेम भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से यहां पर अगर मैं लिख दूं v1 प्राइम और ये लिख दूं मैं v2 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी आफ्टर, आफ्टर कॉलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, यानी कि हम मूविंग फ्रेम की जब बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो v1 की है, v1 जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। जब हम मूविंग फ्रेम में लिख रहे हैं तो v1 क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। अच्छा, यहाँ तीन चीजें हैं। अब जब मैं लेबोरेटरी फ्रेम से देख रहा हूं तो vc है, vc क्या होगा? वो होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। कौन क्या लिखा जाएगा? m1 प्लस m2। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे लिखते हैं, ये कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब हम u1 प्राइम की वैल्यू की बात करेंगे तो u1 प्राइम कौन से फ्रेम में? मूविंग फ्रेम हो गया। सेंटर ऑफ मास फ्रेम कौन सा फ्रेम हो गया? मूविंग फ्रेम।
और ऑब्जर्वर उसके ऊपर बैठा है। तो u1 प्राइम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी u1 माइनस वीसी। इसी तरह से जो u2 प्राइम है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी u2 माइनस वीसी। सिमिलरली v1 प्राइम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी v1 माइनस वीसी। इसी तरह से v2 प्राइम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, v2 माइनस वीसी। ठीक है, ये क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगी, जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग फ्रेम में है, तो ये मूविंग फ्रेम में है, तो ये कौन से फ्रेम से देख रहा है, रेस्ट फ्रेम से देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो उसको ये वेलोसिटी दिखाई देगी। तो यहां से अगर मैं u1 प्राइम की वैल्यू निकालता हूं, u1 प्राइम की वैल्यू निकालता हूं, तो u1 प्राइम की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, u1 माइनस वीसी की वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, कौन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2, तो ये बनेगा m1 u1 प्लस ये बन जाएगा m2 u1, m1 u1 प्लस m2 u1, और माइनस हो जाएगा m1 u1, और माइनस कितना हो जाएगा m2 u2, माइनस कितना हो जाएगा m2 u2। तो यहां से चेक करें तो m1 u1 और ये m1 u1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास u1 प्राइम की जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी m2 u1 माइनस ये बच जाएगा m2 u2, m2 u1 माइनस m2 u2, और अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सिमिलरली हम वैल्यू किसके निकाल लेंगे, u2 प्राइम की। तो u2 प्राइम की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2, ऑन ये कितना रहेगा m1 प्लस m2, ऑन m1 प्लस m2। यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद u2 प्राइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये बचेगा m1 प्लस m2, यहां से बनेगा m1 u2 और प्लस m2 u2, तो m2 u2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा m1 u2 और माइनस ये हो जाएगा m1 u1। ठीक है, m2 u2 माइनस m1 u1, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को अगर ध्यान से देखो तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं, है ना, माइनस कॉमन निकालूं, या मैं इसको लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करूं, है ना, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला मैं लगाता हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगाता हूं तो बिफोर कोलिजन क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा m1 u1 प्राइम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सी फ्रेम की अगर मैं बात करूं वो क्या लिखा जाएगा, m1 u1 प्राइम इक्वल्स टू m2 u2 प्राइम ना, और ये किसके बराबर होगा, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, सबसे पहले m1 u1 प्राइम की वैल्यू लिखें, तो u1 प्राइम की वैल्यू क्या है, वो है m2 u2 माइनस m2 u2, ये वैल्यू क्या है m2 u2 माइनस m2 m2 u1 माइनस m2 u2, m2 u1 माइनस m2 u2 अपॉन कितना है m1 प्लस m2, और फिर प्लस m2, और u2 प्राइम की जो वैल्यू है वो क्या है m1 u2 माइनस m1 u1, ये वैल्यू क्या है m1 u2 माइनस m1 u1, और अपॉन कितना हो गया, ये हो गया m1 प्लस m2। तो एलसीएम ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास m1 प्लस m2, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा m1 m2 u1 माइनस यहां बनेगा m1 m2 u2, फिर इधर क्या बनेगा, ये बनेगा m1 m2 u2, और यहां क्या बनेगा, ये बनेगा m1 m2 और u1। तो देखो अब कैंसिल आउट क्या हो रहा है, m1 m2 u1 m1 m2 u1 m1 m2 u2 m1 m2 u2, तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन सी फ्रेम जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम, उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर कॉलिजन यानी कि m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू है, अगर मैं इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहा हूं तो उसकी कितनी हो जाती है, जीरो। मैं हालांकि इन इलास्टिक कॉलिजन की जब बात करूंगा तो वहां पर भी हमें जीरो ही मिलेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो लीनियर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो कितना बन जाता है, जीरो। अब मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं, ये वाली इक्वेशन को, तो ये वाली इक्वेशन को उठाऊंगा तो यहां से क्या बन रहा है, m1 u1 प्राइम
इक्वल्स टू माइनस m2 u2 प्राइम। और सेम कहानी यहां से लिख सकते हो m1 v1 प्राइम इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्राइम। तो यहां से क्या बनेगा, आप u2 प्राइम की वैल्यू लिख सकते हो। तो u2 प्राइम की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस m1 अपॉन m2 और ये हो गया u1 प्राइम। इसी तरह से यहां पर आप v2 प्राइम की वैल्यू लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा माइनस m1 अपॉन m2 और ये हो जाएगा कितना, v1 प्राइम। तो ये हमने किस किस की वैल्यू लिख ली, ये हमने लिख ली u2 प्राइम की वैल्यू, और ये हमने किसकी वैल्यू लिख ली, ये हमने वैल्यू लिख ली u1 प्राइम की वैल्यू, v2 प्राइम की वैल्यू सॉरी। अब क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो सिंस इट इज इलास्टिक कोलिजन, सिंस इट इज इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन चल रही है तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। हेंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 और v2 प्राइम स्क्वायर। मैं u2 प्राइम की और v2 प्राइम की यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2। u2 प्राइम की जो वैल्यू आई वो आई माइनस m1 अपॉन m2 और इंटू कितना बना था, u1 ना। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस m1 अपॉन m2 और ये कितना बना था, u1 प्राइम इसका स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ m2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m1 अपॉन m2 और ये क्या हो जाएगा, v1 प्राइम स्क्वायर। ये स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा हाफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस यहाँ एक m2 से एक m2 कट जाएगा तो ये बनेगा हाफ m1 स्क्वायर अपॉन m2, हाफ m1 स्क्वायर अपॉन m2। ये हो जाएगा u1 प्राइम स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ, ये बनेगा m1 प्राइम स्क्वायर अपॉन m2 और ये हो जाएगा v1 प्राइम स्क्वायर। ये u1 है तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा हाफ u1 प्राइम स्क्वायर और क्या निकाल लिया मैंने, m1 और यहाँ ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस m1 अपॉन m2। इसी तरह से यहाँ कॉमन निकाल लिया मैंने हाफ, ये क्या निकलेगा m1 v1 प्राइम स्क्वायर और ये क्या बचेगा 1 प्लस m1 अपॉन m2। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और क्या कैंसिल आउट हो गया, हाफ m1 हाफ m1। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा u1 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू v1 प्राइम स्क्वायर, जिसको कि आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो u1 प्राइम इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, v1 प्राइम। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि u2 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 प्राइम स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा u2 प्राइम इक्वल्स टू ये हो जाएगा v2 प्राइम। तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर जो कोलाइडिंग बॉडीज है, जो बॉडीज टक्कर करती है, उनकी बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है वो कॉलिजन के पहले भी और कॉलिजन के बाद में भी सेम रहता है ना। तो इसका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन अगर आप निकालो, कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सी फ्रेम, कौन सी कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग हेड ऑन ड्यूरिंग हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स और बॉडी, पार्टिकल्स और बॉडी रिमेन सेम, रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर वेलोसिटी देख रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, बट दे मूव डायरेक्टेड टुवर्ड्स देमसेल्फ, यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। बट
देयर डायरेक्शन देयर डायरेक्शंस इज टुवर्ड्स ईच अदर। डायरेक्शन जो है दोनों की किधर की तरफ होगी, ईच अदर होगी। यानी कि अगर मैं V1 की वैल्यू लिखता हूं तो V1 प्राइम जो है, V1 प्राइम जो है वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ U1 प्राइम के। ठीक है, माइनस ऑफ U1 प्राइम के किस में, डायरेक्शन में। ये किस में आएगा, डायरेक्शन में। मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया। इसी तरह से V2 प्राइम जो है, V2 प्राइम वो किसके बराबर आएगा, माइनस U2 प्राइम। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर या डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, तो ये किसमें हो गया, ये हो गया जब हम बात कर रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की। तो यहां से क्वेश्चन क्या निकलते हैं, यहां से क्वेश्चन ये निकलते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होती है, पहला। दूसरा, जो इलास्टिक कोलिजन है हेड ऑन और उसको आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर आप देख रहे हैं तो उस केस में कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद क्या रिलेशन होगा वेलोसिटीज में, उनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा और उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें क्या रिलेशन होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, इसमें कौन सा केस बनता है, प्योर इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का केस बनता है। दूसरा केस जो बनता है वो बनता है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का केस हम जब बनाएंगे तो ये कौन सा केस है जहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो यहां पर भी मैंने दो पार्टिकल ले लिए, एक पार्टिकल ले लिया m1 और एक पार्टिकल ले लिया मैंने m2। ये पार्टिकल की लेबोरेटरी फ्रेम से जब हम देख रहे हैं, यहां पर जब ऑब्जर्वर खड़ा है यहां से देख रहा है तो यहां से इसको इसकी स्पीड दिखाई दे रही है u1 और इसकी स्पीड है u2 और u2 है 0। और जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हैं यानी कि ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है तो यहां से ये देख रहा है ऑब्जर्वर, ये है सेंटर ऑफ मास, तो यहां से इसको दिखाई दे रही है इसकी स्पीड u1 प्राइम और इसकी स्पीड दिखाई देगी u2 प्राइम। ये एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे। प्योर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, कंबाइंड हो जाएगी। दोनों बॉडी कंबाइंड हो जाएगी तो कंबाइंड जो मास है वो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। और लेट सपोज कि जो आफ्टर कोलिजन लेबोरेटरी फ्रेम से इसकी जो स्पीड दिखाई देगी वो दिखाई देगी v और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इसकी स्पीड जो है वो दिखाई देगी v प्राइम। तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो vc मैं निकाल लूंगा, vc कितना आएगा, वो आता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन कितना निकलेगा, m1 प्लस m2। बट u2 इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू बन गई, vc की। नाउ वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो u1 प्राइम है वो किसके बराबर होगा, वो होगा u1 माइनस vc। तो u1 प्राइम की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे u1 माइनस vc और vc की वैल्यू कितनी है, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये लिखेंगे तो u1 प्राइम, यहां से एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, m1 प्लस m2। एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m1 प्लस m2। तो यहां से क्या बन जाएगा, m1 u1 और ये क्या हो जाएगा, m2 u1। m1 u1 और ये क्या हो जाएगा, m2 u1 और माइनस m1 u1। तो m1 u1 कैंसिल आउट। u1 प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, m2 u1 टॉन, ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 u1 टॉन, ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई u1 प्राइम की। सिमिलरली हम वैल्यू लिख लेंगे u2 प्राइम की। तो u2 प्राइम कितना होगा, 0, क्योंकि u2 0 है, 0 माइनस vc। यहां से 0 माइनस ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा m1 u1 और अपॉन ये कितना हो गया, m2 m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू हो गई, u2 प्राइम की। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम। m1 u1 प्राइम, m1 u1 प्राइम की वैल्यू कितनी हो गई, u1 प्राइम की वैल्यू हो गई m2 u1 की वैल्यू कितनी हो गई, m2 u1 कौन, ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 और यहाँ से प्लस m2 और u2 प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस m1 u1 कौन, कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये कितना बन जाएगा, ये m1 m2 u1 और ये भी कितना हो गया, m1 m2 u1। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। यानी कि जब हम प्योर या परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन देख रहे हैं तो वहां पर भी
कुल लीनियर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जब हम देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। अब क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया यानी कि उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हेंस हेंस हम क्या लिखेंगे, m1u1 प्राइम प्लस m2u2 प्राइम इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 और v प्राइम। अब ये चीज 0 हो गई, ये चीज 0 हो गई, तो ये क्या बना, m1 प्लस m2 और v प्राइम। नाउ m1 प्लस m2 तो 0 हो नहीं सकता, m1 प्लस m2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई कंबाइंड जो मास है सिस्टम का, कंपोजिट सिस्टम का जो मास है वो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, तो हेंस हेंस v1 प्राइम इक्वल्स टू 0। यानी कि जब परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन होगी तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखाई देगा कि आफ्टर कॉलिजन जो है, आफ्टर कॉलिजन सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। आफ्टर कॉलिजन किस में है, सिस्टम रेस्ट में है। तो इन इन परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन सॉरी इन परफेक्ट in elastic collision in C frame velocity of composite system after collision is zero i.e. observer feels that system is in rest। ऑब्जर्वर को ये फील होगा जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है कि सिस्टम किस में है, रेस्ट में है। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकलेंगे, वन लाइनर इस तरह के। वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको आने चाहिए। दो तरह की कॉलिजन हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ी इलास्टिक और एक हमने पढ़ी परफेक्ट इन इलास्टिक। अब इसका तीसरा केस बनता है 2 डायमेंशन कॉलिजन, है ना। तो तीसरा जो केस बनता है इसका, कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। कॉलिजन इन 2 डायमेंशन के मैं डायग्राम बनाऊंगा, सिर्फ यहां पर डायग्राम बनाऊंगा। पहला तो मैं डायग्राम बनाऊंगा किसके लिए, लेबोरेटरी फ्रेम के लिए। पहला मैं डायग्राम बनाऊंगा किसके लिए, लेबोरेटरी फ्रेम के लिए। और डायग्राम कुछ ऐसे है, ये m1 है और इसका मास कितना है, m2 है, कि जो स्पीड है वो 0 है या वेलोसिटी 0 है और इसकी स्पीड है u1। ठीक है, ये जा रहा है ऐसे इधर की तरफ, ये कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा, और कोलिजन के बाद ये दोनों जो हैं ये अलग अलग एंगल पर जा रहे हैं, ये अलग अलग एंगल पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये θ1 एंगल बना लिया इसने, यहाँ से ये एंगल बना लिया θ2। ये हो गया मास m1 और ये हो गया मास m2। ये स्पीड हो गई v1 और ये जो स्पीड है वो हो गई v2। ठीक है, इन v1 और v2 के अगर आप कंपोनेंट कर दोगे तो यहाँ पर बनेगा v1, ये हो जाएगा cos θ1 और ये हो जाएगा v2 cos θ2। इसी तरह से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा v1 sin θ1 और ये जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा v2 sin θ2। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लगाते हैं तो फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं उससे हमें क्या दिखेगा, उससे फॉर एक्स डायरेक्शन, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं, एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन लगाओगे तो वहां पर क्या दिखाई देगा, वो दिखाई देगा m1u1, क्योंकि u2 तो 0 है, तो m1u1 इक्वल्स टू ये दिखाई देगा m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 और cos θ2। सिमिलरली इन y डायरेक्शन, सिमिलरली इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, m1v1 sin θ1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा m2v2 और sin θ2। ये दो इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां से ये दो इक्वेशन बनाई है, एक और ये दो। अब इसी चीज को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बनाएंगे। नाउ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम,
या इसको सी फ्रेम भी लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये जो कोलिजन है ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगी। ये हो जाएगा m1, ये हो गया m2। यहाँ पर जो स्पीड है वो आ जाएगी u1 प्राइम और यहाँ पर जो स्पीड है वो आ जाएगी u2 प्राइम। और u1 प्राइम और u2 प्राइम एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना। u1 प्राइम और u2 प्राइम एक दूसरे के अपोजिट होंगे। u1 प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, u1 माइनस वीसी। सिमिलरली u2 प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, u2 माइनस वीसी। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमें ऑलरेडी पता है। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमें यहाँ से निकाल के लानी पड़ेगी। वैल्यू u2 0 है, तो मैं ये वैल्यू भी लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ से सबसे पहले तो वैल्यू लिखने के लिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोलिजन है। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये चला गया m1 और ये चला गया क्या, m2। ये हो गया m1 और ये हो गया m2। इसका एंगल हो गया थीटा और ये एंगल भी हो गया थीटा। ठीक है, ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। इसकी जो स्पीड है वो हो गई v1 प्राइम और जो इसकी स्पीड है वो हो गई v2 प्राइम। क्या हो गई, v2 प्राइम। और दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के किधर चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। तो ये डायग्राम जो है ये किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहेंगे स्कैटरिंग एंगल। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग एंगल। अब u1 माइनस वीसी, तो यहाँ से u1 प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, u1 माइनस वीसी। वीसी कितना होगा, वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2 ऑन m1 प्लस m2। यहाँ से हम किसकी वैल्यू लिख लेंगे, u1 प्राइम की। u1 प्राइम की वैल्यू क्या बनेगी, m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 और अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा m1 u1 m1 u1। तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा m2 u1 माइनस m2 u2, m2 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से हम वैल्यू लिख लेंगे u2 प्राइम की। u2 प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस वीसी। कितना हो जाएगा, माइनस m1 u1 और माइनस m2 u2 ऑन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर एक चीज और अपडेट कर लेना, u2 प्राइम जो है वो 0 है। u2 प्राइम की जो वैल्यू है, u2 की वैल्यू 0 है, तो u1 प्राइम की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी m2 u1 और अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरह से u2 प्राइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ m1 u1 ऑन m1 प्लस m2। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, u1 और u2 प्राइम, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की फर्दर जब हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है वैल्यू स्कैटरिंग एंगल की। स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू निकालने के लिए, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू निकालने के लिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। हालांकि हम दो इक्वेशन का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी इक्वेशन का यूज़ करते हैं, इन दोनों डायरेक्शन को कंपेयर करो। तो यहाँ से m1 की स्पीड जो है वो v1 है आफ्टर कोलिजन, और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है v1 sin थीटा 1। इसी तरह से यहाँ पर देखो इस डायग्राम के अंदर m1 का जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है वो v1 प्राइम है। इसका जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना आएगा, v1 प्राइम sin थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सबसे पहले तो इस डायग्राम से, यहाँ से इस डायग्राम से मेरे पास एक रिलेशन बनेगा। वो क्या रिलेशन बनेगा, वो बनेगा tan थीटा 1। tan थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा v1 sin थीटा 1 ऑन v1 cos थीटा 1। मैंने इनको काटा नहीं है, ध्यान रखना। v1 sin थीटा 1 ऑन v1 cos थीटा 1 ये लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्या बनेगा, v1 sin थीटा 1 ऑन v1 cos थीटा 1। एक चीज हम जानते हैं कि v1 प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस वीसी, या यहाँ से v1 को मैं लिख लूँ v1 प्राइम प्लस वीसी, ऐसा लिख लिया मैंने। अब सिर्फ v1 के कंपोनेंट को मैं इक्वल करूंगा। जो मैंने आपको बताया कि y डायरेक्शन में वो क्या था, वो था v1 sin थीटा 1। वो किसके इक्वल था, v1 sin थीटा 1। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर v1 का कंपोनेंट है v1 प्राइम, तो ये v1 प्राइम और ये कितना है sin थीटा। इसी तरह से
इसके जो दूसरा कंपोनेंट है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसके लिए क्या बनेगा v1 cos थीटा 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा v1 प्राइम, ये हो जाएगा cos थीटा, और प्लस अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इंक्लूड करोगे तो ये हो जाएगा vc। ये किसके बराबर हो जाएगा vc। तो इन सब इक्वेशंस का यूज करके यहाँ से हम tan थीटा 1 की वैल्यू निकालते हैं, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वो tan थीटा 1 की जो वैल्यू आती है वो आती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2, ये वैल्यू आती है, और इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल जो थीटा है उसकी वैल्यू। थीटा 1 ये कौन से फ्रेम में है, लेबोरेटरी फ्रेम में, और ये जो है ये कौन से फ्रेम में है, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये हमारे पास रिलेशन आता है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। अब m1 और m2 की अलग अलग वैल्यू के बेस पर यहाँ पर जो है फिर अलग अलग रिलेशन निकलते हैं। और एग्जाम्पल पहले मैं बात करूँ केस फर्स्ट की मैं बात करूँ, तो उसमें मैं लिखूँ यदि m1 ग्रेटर देन m2 है, तो उस केस में m1 अपॉन m2 ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। हमारे पास जो लिखा हुआ है tan थीटा 1 वो क्या है, वो है sin थीटा, अपॉन क्या लिखा हुआ है cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2। ये वैल्यू एक से ज्यादा है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इन दिस केस डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, नेवर बी जीरो। तो ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर ये जीरो कभी भी नहीं होगी तो tan थीटा 1 जो है, tan थीटा भाई पाई बाई 2 पर क्या वैल्यू देता है, इनफाइनाइट। तो ये जीरो नहीं होगी तो ये इनफाइनाइट बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट कब बन सकता है, जब नीचे जीरो बन जाए। तो ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा, और ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा तो उस केस में जो थीटा 1 की वैल्यू है वो पाई बाई 2 से कम रह जाएगी। तो हेंस थीटा 1 लिमिटेड अप टू पाई बाई 2। थीटा 1 कहाँ तक लिमिटेड हो जाएगा, पाई बाई 2 तक, है ना। पाई बाई 2 यानी कि इसकी वैल्यू कम रहेगी किससे, पाई बाई 2 से। थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई 2 से क्या रहेगी, कम रहेगी। अब m1 जो है वो भारी पार्टिकल हो गया, है ना, हैवी पार्टिकल हो गया। m2 कौन सा पार्टिकल हो गया, लाइट पार्टिकल हो गया। तो जब हैवी पार्टिकल लाइट पार्टिकल से टक्कर करेगा, हैवी पार्टिकल लाइट पार्टिकल से टक्कर करेगा, तो आफ्टर कोलिजन हैवी पार्टिकल बाउंस बैक नहीं करेगा, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू इनिशियल डायरेक्शन नहीं होगी। तो व्हेन अ हैवी पार्टिकल strikes with a light particle, then after collision heavy particle will not be bounce back, will not bounce back, यानी कि हैवी पार्टिकल जब स्मॉल पार्टिकल से टकराएगा, लाइट पार्टिकल से टकराएगा, तो उससे टक्कर करने के बाद वो वापस से अपनी इनिशियल डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसका ये कंक्लूजन है। और थीटा 1 की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से क्या रहेगी, कम रहेगी। केस दूसरा बना लेते हैं। सेकंड केस क्या बनाए, केस सेकंड बनाए जब m1 और m2 की वैल्यू को हम इक्वल कर दें। m1 m2 की वैल्यू को इक्वल कर दोगे तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस केस में हम tan थीटा 1 को लिखें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1। ये नीचे वाली वैल्यू मेरे को जीरो करनी है, तो ये जीरो कब हो सकती है, ये वैल्यू जीरो हो सकती है जब थीटा क्या हो जाए, -1 हो जाए ना। तो इट कैन बी जीरो व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स टू -1। कॉस थीटा -1 कब हो जाएगा, इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, पाई आ जाए, i.e. थीटा इज इक्वल्स टू पाई। थीटा मतलब स्कैटरिंग एंगल, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई हो जाए, या ऑड पाई का मल्टीपल हो जाए, तो ये क्या दे देगा, -1 वैल्यू दे देगा। और -1 जब ये वैल्यू दे देगा तो उस केस में ये tan थीटा 1 जो है, tan थीटा 1 ये क्या वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट। यानी कि जो थीटा है वो अप्रोच कर जाएगा किधर, थीटा 1 की वैल्यू किधर अप्रोच कर जाएगी, पाई बाई 2 निकलेगा। when two identical particles collides
with each other and one of them is stationary. One of them is stationary. Then both can move perpendicular to initial direction after collision के बाद दोनों इनिशियल डायरेक्शन के क्या जा सकते हैं, परपेंडिकुलर जा सकते हैं। ये हो गया केस नंबर 2। अब इसका बनता है केस नंबर 3। तो केस 3 में क्या बनेगा कि m1 जो है वो अब छोटा हो जाएगा, m1 लेस देन m2। इस केस में क्या होगा, m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी 1 से। तो यहाँ पर फिर इस केस में tan थीटा 1 जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये वैल्यू m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू है लेस देन 1 हो गई। तो इस केस में थीटा 1 जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव। तो हेंस tan थीटा 1 will have negative value. It means theta 1 can lie between 0 to pi। थीटा 1 की वैल्यू 0 से और पाई के बीच में कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि when कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, कंक्लूजन, when a light particle strikes with a heavy stationary particle, then it reflected back after collision। यानी कि जब एक हल्का पार्टिकल भारी स्टेशनरी पार्टिकल से टक्कर करेगा तो टक्कर के बाद वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन में वापस घूम जाएगा। और आपको पता भी है, तो ऑब्वियस है, आपने देखा भी होगा ऐसा होता हुआ। तो ये तीनों केस थे किसके, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम के। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ 5-6 क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर कंक्लूड करके फिर ये जो हमारा कॉलिजन वाला है इसको हम कर देंगे खत्म। देन उसके बाद हमारे पास जो बचेगा इसमें सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन में, वो बचेगा वो जो रॉकेट प्रपल्जन वाला केस होता है वो बचेगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास जाएगी, देन ये कॉलिजन और ये हो जाएगा फिनिश। देन हम फिर आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन और फिर सेंट्रल फोर्स। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।